हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो पार्ट 3 हम कर रहे थे। पार्ट 3 का हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे। 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्लाइड शुरू। ठीक है, और आपकी जो पीडीएफ थी वो मैंने आपको इससे पिछली वाला जो पार्ट 1 था उसमें भी बताया। वो आपके बेस्ट पीवाईक्यूज वाले चैनल पे भी अपलोड हो गई थी और आपके पीवाईक्यूज वाले चैनल पे भी अपलोड हो गई थी। ठीक है, दोनों के चैनल के लिंक्स जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 11 क्वेश्चन पढ़ लेते, 10 तक हमने पहले कंप्लीट कर लिए थे। अरमान ने एक मोटरसाइकिल 10% की छूट पर खरीदी जिसका अंकित मूल्य 1,50,000 रुपए है। यदि बिल में 8% का बिक्री कर जोड़ा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो सेल्स टैक्स पे है, इसलिए ही मैंने इसको रखा है। इससे अगला क्वेश्चन भी जहां तक मुझे याद है वो भी सेल्स टैक्स पे ही है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ी सी चीजें आपको एक दो चीजें बता देता हूँ। ठीक है, जो हम प्रॉफिट काउंट करते हैं, लॉस की परसेंटेज काउंट करते हैं, वो हमारी सीपी पे होती है। ठीक है, और जो हमारी प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज होती है वो हमारी सीपी पर होती है, लेकिन वो एसपी पे या एमपी पे भी काउंट करा सकता है। लेकिन उसे यहाँ पे स्पेसिफिक करना पड़ेगा कि मैं प्रॉफिट को एसपी पे काउंट करा रहा हूँ या एमपी पे काउंट करा रहा हूँ। ठीक है, अगर वो कुछ भी मेंशन नहीं करता तो सीपी पर काउंट होती है। इसी तरीके से जो मेरा डिस्काउंट का परसेंटेज होता है वो जनरलाइज वे में एमपी पर काउंट होता है। ठीक है, वो एमपी पर काउंट होता है। इसी तरीके से जो आपका सेल्स टैक्स होता है वो आपका एसपी पर काउंट होता है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस होगा उस पर कुछ टैक्स लगेगा जो बिक्री कर होगा, सेल्स टैक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे सेल हो गया है ना। तो सेल्स टैक्स जो है वो आपका एसपी पे काउंट होगा। तो ये चीज आपको सेल्स टैक्स का क्वेश्चन करते हुए दिमाग में रखनी है। अगर मैं बात करूं कि उस पर 10% की छूट दी गई और एमपी इतना था, यानी कि मैं सीधी सीधी बात करूं तो मेरे को ये पता चला कि 10% की छूट के बाद 90/100 पे बेची गई, यानी कि 1,35,000 रुपए। 1,35,000 रुपए उसका एसपी हो गया। अब उसने पूछा मोटरसाइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए भैया जी, जो सेल्स टैक्स है उसके लगने के बाद विक्रय मूल्य एक्चुअल आएगा। सेल्स टैक्स लगने के बाद एक्चुअल विक्रय मूल्य आएगा, और सेल्स टैक्स इसका 8% लगेगा, क्योंकि एसपी तो ये है। ये एसपी एक्चुअल होना चाहिए था, लेकिन सेल्स टैक्स लगने की वजह से एसपी इंक्रीज हो गया। भाई ये जो एसपी है इस पे 8% का और लगेगा, तो हमारा 8/100। और जब मैं इसको कट डाउन करूंगा और इसकी करूंगा तो 0, 8×5 = 40 की 0, 4 हासिल, 8×3 = 24 और 4×28 का 8, 2 हासिल, 8 एकम 8 और 1 9, 9800 हमारे यहाँ पे सेल्स टैक्स का बन गया। एसपी एक्चुअल में ये होना चाहिए था, सेल्स टैक्स लग के ये होना चाहिए था। तो आफ्टर सेल्स टैक्स कितना हो जाएगा हमारा एसपी? सेल्स टैक्स हमारा कितना हो जाएगा? 1350000 प्लस में 9800, ये हमारा हो जाएगा 145,800। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप मैंने यहाँ पे सेल्स टैक्स का जो था वो आपको फ्रेमवर्क समझा दिया। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इससे और हल्का सा एडवांस अगर कुछ आएगा तो वो उस तरीके से रखा हुआ है। ये भी प्रीवियस ईयर का है, इससे पिछले वाला भी प्रीवियस ईयर का था, और बाई चांस दोनों ही क्वेश्चन एक ही पेपर में आए थे। दो क्वेश्चन एक ही पेपर में सेल्स टैक्स के ऊपर आए थे, यानी कि सीधे सीधे अगर आपको आते थे तो 2 नंबर, और अगर आपको इसी में कंफ्यूज हो जाएगा कि सेल्स टैक्स एक्चुअल में काउंट किस पे होगा तो यहाँ पे आपके 2 नंबर कट हो जाएंगे, या फिर गलत लगा के आओगे तो माइनस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सेल्स टैक्स को थोड़ा सा देख लेना, दिमाग में रखना, मतलब देख के लेना। सुदीप एक एसी रूम में जाता है और 44,000 रुपए का एक एसी चुनता है। बिक्री कर की दर जो है वो 10% है, यानी कि सेल्स होने के बाद उसका 10% बिक्री कर के रूप में और ऐड हो जाएगा। ठीक है, हालांकि सुदीप जोर देता है कि एसी की कीमत इस हद तक कम कर दी जाए कि बिक्री करके सहित 44,000 रुपए का भुगतान करे। भाई मेरे को पता है, अगर मैं इस कंडीशन में बात करूं तो अगर मेरा एसपी जो एक्चुअल है अगर 100% है तो मेरा एसपी जो आफ्टर सेल्स टैक्स होगा वो 10% ज्यादा होगा, यानी कि 110% होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन ने मेरे को इसी 110% की तो वैल्यू दी है 44,000 रुपए। भैया आफ्टर सेल्स टैक्स मेरे को 44,000 रुपए देने पड़े, तो आफ्टर सेल्स टैक्स मेरा 110% ही तो बनेगा सेलिंग प्राइस एक्चुअल की तुलना में, पोस्ट प्राइस नहीं है। ठीक है, एसी की कीमत में आवश्यकता कमी बताओ। भैया जी 44,000 रुपए 110 की वैल्यू है, यानी कि अगर मैं 100 की वैल्यू की बात करूं, अगर मैं 100 की वैल्यू की यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो 11 चौक 44, 4,000, यानी कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो है वो 40,000 होता, लेकिन आफ्टर सेल्स टैक्स तो 44,000 रुपए।
और यहाँ पे 44,000 रुपए का एक्चुअल में था, मतलब सेल एक्चुअल में जो एसी का मार्क प्राइस था वो इतना था, तो कमी कितनी करी गई है भैया? 44,000 रुपए जो मार्क प्राइस था, इससे मतलब नहीं है, ये तो अपने इससे मतलब नहीं है कहीं 44 कंफ्यूज कर जाओ। इसने पूछा है कि एक्चुअल में उसका मार्केट प्राइस था उससे इसका जो सेलिंग प्राइस एक्चुअल वाला है उसके बीच में कितना अंतर है, तो उसके बीच में हमारा 4,000 रुपए का अंतर है। ठीक है, आएगा यहाँ से भी, राइट तो यहाँ से भी लगा के आ जाओगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वाली बात है कि मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस एक्चुअल के बीच का डिफरेंस पूछा है, ना कि सेलिंग प्राइस एक्चुअल और सेलिंग प्राइस आफ्टर सेल्स टैक्स के बीच का डिफरेंस पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। एक व्यक्ति ने 2:3 के अनुपात है ब्याज की दर पर 2 योजनाओं में प्रत्येक में 5,000 रुपए का निवेश करा। ठीक है भाई, 5,000 का निवेश यहाँ करा, 5,000 का निवेश यहाँ करा, और जो इंटरेस्ट की रेट थी वो हमारी 2:3 की थी। 10 वर्षों में उसे कुल मिलाकर 5,000 रुपए प्राप्त हुए। भैया 10 ईयर्स में दोनों योजनाओं से मिला के 5,000 प्राप्त हुए, तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ कि उसे 100% प्राप्त हो गया। अगर 10 ईयर में उसे 5,000 रुपए प्राप्त हुए और 5,000 रुपए ही तो उनका वो था एक्चुअल में प्रिंसिपल जो था, तो यानी कि उसे अपने प्रिंसिपल जितना ही प्राप्त हो गया, यानी कि 100% प्राप्त हो गया। एक साल में क्या प्राप्त हुआ होगा भैया? एक साल में उसे 10% प्राप्त हुआ होगा। एक साल में अगर 10% प्राप्त हुआ होगा और मुझे पता है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3 और 2 है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि 3 और 2 5 की वैल्यू 10% है। तो हमसे क्या बोला? पहली योजना के बारे में पूछा है, यानी कि 2 की वैल्यू पूछी है। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10/5 मल्टीप्लाई में 2, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि 4% हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ को चलते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार करा चुका हूँ, 2 3 अलग अलग तरीके बता दिए, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इसको आप अपने आप ही करोगे। ठीक है, और नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही ओपन है, आप इसे वहां पे कमेंट कर सकते हो कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ, अगली क्लास के पहले क्वेश्चन में, नहीं तो ग्रुप में आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। एक कारखाने में स्कूटर के उत्पादन 2 वर्षों में 90,000 से बढ़कर 1,89,000 रुपए हो जाता है। 89,100 हो जाता, सॉरी। प्रति वर्ष वृद्धि की दर याद करो। अब ये क्वेश्चन लेने का सोल पर्पज ये था कि ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअल में दिखता जैसा है, ये एक्चुअल में वैसे कॉन्सेप्ट से होता नहीं, ये हमारे सीआई वाले कॉन्सेप्ट से होता है। सीआई वाले कॉन्सेप्ट से, जैसे हमने सीआई के कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक प्रिंसिपल है और एक अमाउंट हो जाएगा। वो जैसे 2 साल में हो गया है तो मैं क्या करूंगा? मैं अमाउंट बट्टे में प्रिंसिपल रखूंगा और इसका अंडर रूट लगा दूंगा। अगर प्रिंसिपल एक अमाउंट हो जाता है 3 साल में, तो भी मैं क्या करूंगा? मैं अमाउंट रखूंगा, प्रिंसिपल रखूंगा और यहाँ पे इसकी 3 जोड़े निकाल लूंगा। इसी तरीके से ये है, क्योंकि 2 साल में इतने से बढ़ के इतना हो रहा है। अब ये कंपाउंड की तरह तो चलेगा भैया जी। अगर मैंने बोला है कि भैया 100 की चीज पहले साल 110 हुई, फिर इस पे और 10% बढ़ गई, यानी कि 110 का 10% बढ़ गई तो 121 हो गई। ठीक है, ये कंपाउंड के तरीके से तो चल रही है, इसीलिए इसमें कंपाउंड वाला वो लगेगा, कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आप ऊपर अमाउंट रखोगे, अमाउंट कितना बढ़ के इतना हो जाता है, तो मैं इसे अमाउंट बोल देता हूँ 18900। इसको मैं प्रिंसिपल बोल देता हूँ। ठीक है, मैं इसको सीआई से कंपेयर क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि मैं अगर इसको और कुछ बता के आपको पेश करने की कोशिश करूंगा तो नाम ही बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट हो गए, चीजें वही रहेंगी लेकिन नाम बढ़ते चले जाएंगे, कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो मैंने सीधा यहाँ पे बोल दिया कि भैया ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल ही डाल दिया मैंने नीचे। ठीक है, मैंने 90,000 से यहाँ पे काटा 4 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, तो ये 9 से कट जाएगा तो 100 आ जाएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 आ जाएगा। अब मेरे को पता है कि 2 साल की बात कर रहा है तो 2 निकाल देता हूँ इसमें से, तो 11 का और 10 का जोड़ा बनेगा, यानी कि 11/10 आ जाएगा। अब मेरे से वृद्धि की दर पूछी है, मेरे को पता चला कि 10 से 11 हो गया, यानी कि 1 बढ़ गया। कितने पे बढ़ गया भैया? प्रिंसिपल 10 ही है, मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से मैं 0 काट दूंगा, तो मेरा यहाँ पे इंक्रीज का जो परसेंटेज है वो कितना आ जाएगा? 10% पर एनम आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अच्छा तो नहीं कहूंगा, बेसिक सा क्वेश्चन है, तो ये आपका कैलकुलेशन के लिए मैंने रखा हुआ है इसमें, तो ये आपके कैलकुलेशन के लिए, आपकी ही कैलकुलेशन के लिए रखा हुआ है, तो ये आपके होमवर्क में। ठीक है, इसको मुझे नहीं लगता मुझे कराने की जरूरत है,
बाकी किसी को पढ़ेगा तो वो कमेंट सेक्शन होगा ना, कर सकते हो कमेंट, बता दूंगा मैं अगली क्लास में या ग्रुप में आपका अपडेट कर दूंगा, लेकिन इतने इसको हो जाएगा यहाँ तक, है ना। क्योंकि ये तो हमारी ऑफशॉट वाली सीरीज में भी हुआ था, ऑफशॉट वाली सीरीज की भी क्लास कल से कंटिन्यू करेंगे। आज मैं इसको पूरा डाल के कल कोशिश करूंगा शाम तक इंग्लिश की आ पाए तो आ पाए, नहीं तो कल एक ऑफशॉट की और एक इंग्लिश की दोनों की क्लास आ जाएंगी, ठीक है। तो 16 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। अब ये यहाँ पे मेंसुरेशन के 2-3 क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं, ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन है जो मेंसुरेशन के हैं, इनको देख लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई, एक समकोण त्रिभुज की बात कर दी, जैसी समकोण त्रिभुज की बात करी मेरे दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए, क्या मैं यहाँ पे ट्रिपलेट का यूज कर सकता हूँ। ट्रिपलेट्स मैंने आपको कई क्लासों में बता दिए, ठीक है, तो आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो आप किसी भी कोई भी बेसिक बुक होगी उसमें आपके पास ट्रिपलेट आपको लिखी हुई मिल ही जाएंगी। क्वेश्चंस में कैसे पुट करना है उसके लिए जरूरत पड़ती है टीचर की, वरना ट्रिपलेट तो आपको हर बुक में मिलेंगी लिखी हुई लगभग। ठीक बुक होगी तो RS अग्रवाल वगैरह में तो नहीं मिलने वाली, कोई ठीक बुक होगी तो आपको ट्रिपलेट तो उनके सेक्शन में मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं। तो अगर मैं समकोण त्रिभुज की बात करूं तो समकोण त्रिभुज देखते ही मेरे को ये दिमाग में आ जाना चाहिए, अगर ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन होगा तो कहीं ना कहीं इसमें ट्रिपलेट का यूज होगा ही होगा। वो देखना पड़ेगा, देखो कैसे होगा। समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई उसकी ऊंचाई से, जो आधार है उसकी ऊंचाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि अगर ये x है तो ये x+2 है, आधार नीचे वाला हुआ, लंबाई ऊपर वाली हुई। इसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मेरे को पता है कि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 साइड स्क्वायर होता है, सॉरी साइड स्क्वायर नहीं, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। और ये मेरे को 24 दिया हुआ है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो बेस इंटू हाइट जो है मेरा 48 बनेगा। अगर मेरा बेस इंटू हाइट 48 बन रहा है तो क्या मैं इसको 2 के गैप पे ला सकता हूँ किसी भी तरीके से। मैंने देखा भैया ये तो 6×8=48 आ रहा है, 6×8=48 आ रहा है, तो ये तो मेरे को ट्रिपलेट सी भी दिखाई दे रही है। ये 3 का 2 गुना है, भाई मेरे पास एक ट्रिपलेट होती है 3, 4, 5 सबसे बेसिक ट्रिपलेट है। ये मेरे को 3 का 2 गुना दिखाई दिया, ये मेरे को 4 का 2 गुना दिखाई दिया, तो मैंने बोला तीसरी भुजा कहीं 10 तो नहीं है, 5 का 2 गुना। एक बार चेक कर लेते हैं। भैया ये तो x+2 के बराबर होनी चाहिए थी, अगर x+2 के बराबर 8 है तो x की वैल्यू 6 होगी, ठीक बात है। दूसरी वाली जो हमारी भुजा है, बेस जो है हमारा, जो हाइट हमारी है वो x होनी चाहिए, तो x की वैल्यू अगर 6 है तो x+2 की 8 है, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होगी, तो ये मेरा 10 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। वरना फिर आप यहाँ पे इसको ऐसे करके कि बेस इंटू हाइट कितना हो गया x+2 इज इक्वल टू 48 और x² माइनस +2x माइनस का 48 इज इक्वल टू 0, और यहां से आप इसके फैक्टराइजेशन मेथड से भी करके निकाल सकते हैं, लेकिन ट्रिपलेट्स को दिमाग में रखोगे तो ये मुश्किल से मुश्किल 15 सेकंड का क्वेश्चन है। और ट्रिपलेट्स अगर आपके दिमाग में, जिसके भी दिमाग में नहीं चलेंगी उसके लिए लगभग 1 से 1.25 मिनट के आसपास का क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब कैलकुलेशन अच्छी हो ना 1.5-2 मिनट में जाएगा, और कुछ लोग तो मेंसुरेशन देखते ही छोड़ देंगे इसे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इसमें था नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद चलते क्वेश्चन नंबर 18, ये भी मेंसुरेशन का ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक आयत की लंबाई एक वर्ग की भुजा की 2/3 है। भाई 2 फिगर्स इसने मेरे को यहाँ पे बोली है, एक आयत बोला है एक वर्ग बोला है। मैं अपने दिमाग में जरा एक छोटा सा पैटर्न बना के ना आयत और वर्ग बना लेता हूँ। ये मेरा वर्ग हो गया, ये मेरा आयत हो गया, थोड़ा सा बड़ा बन गया आयत, थोड़ा सा छोटा बन गया वर्ग, कोई बात झेल नहीं। आयत की लंबाई एक वर्ग की भुजा की एक सही 1/2 यानी कि 1.5 गुना है। 1.5 गुना के मतलब सीधा सीधा ये है कि 3/2 है। अगर ये बड़ी है, आयत की लंबाई बड़ी है, यानी कि 3x बोल दूं इसे, और ये 2x हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको इक्वेशन में बता देता हूं एक बार। आयत की लंबाई को मैं l बोल दूं तो ये l का 3/2 जो है, सॉरी l का 3/2 नहीं, और इसको मैं क्या बोल दूं भैया, इसको मैं बोल देता हूं a, ठीक है। a से डिनोट करते हैं जाए तक, ये मेरा l हो गया, ठीक है। तो l जो है वो a का 3/2 है, तो नीचे वाली वैल्यू a की, ऊपर वाली वैल्यू b की, यानी कि l अपॉन में a इज इक्वल टू 3/2। बस मैंने इसको ही नहीं ऊपर नीचे x की मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, जिससे हमें आसानी हो। वर्ग की जो चौड़ाई है वो उसके 50% से 4 अधिक है। भैया जी इस वर्ग के भुजा के 50% की अगर मैं बात करूं तो 50% तो 1x और 1x ही निकलेगा इसमें, तो भैया
यानी कि इसकी बात कर रहा है कि जो ब्रेथ है वो बराबर है x प्लस में 4 के। ठीक है, दोनों चीजें मेरे पास आ गई। वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 576 सेंटीमीटर स्क्वायर है। भैया मेरे को पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल जो है ए स्क्वायर होता है, तो 576 सेंटीमीटर है। ए की वैल्यू कितनी है? 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर बराबर 576। 4x स्क्वायर बराबर 576, अगर मैं इसे 4 से काट दूंगा तो x स्क्वायर बराबर 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16। x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से 12 आ गई। जैसे ही मेरे पास 12 आई, अब तो मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ। सब कुछ निकाल सकता हूँ या मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे 12 वैल्यू रख दूंगा x की तो 12 3 36 L आ जाएगी। यहाँ पे अगर मैं 12 रख दूंगा तो 16 भी आ जाएगी। मेरे से आयत का परिमाप पूछा है, मेरे को पता है आयत का परिमाप क्या होता है, 2L प्लस बी। तो अगर मैं बस L प्लस बी की वैल्यू रख देता हूँ अंदर, 36 प्लस में 16 इज इक्वल टू 6 दूनी 12, 52 यानी कि 104 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये क्षेत्रफल होता वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता और वॉल्यूम होता तो सेंटीमीटर क्यूब में हमारा आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 18 आई होप अच्छा लगा हो, आपको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। अधिकतम संभव आकार के 9 वृत्त, ये भी मेंसुरेशन का ही क्वेश्चन डला हुआ है। अधिकतम संभव आकार के 9 वृत्त 1764 के क्षेत्रफल के साथ एक वर्ग कागज पर खींचे जाते हैं। वर्गाकार कागज पर खींचे जाते हैं। ठीक है, स्क्वायरल पेज होना चाहिए था यहाँ पे, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। बाकी जो भी मिस्टेक थी वो मैंने रेक्टिफाई पहले ही करा दी है, इसमें पहले ही कर दिए, और ये थोड़ी सी रह गई, बस एक रह गई मुझे लग रहा है। ठीक है, एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। भैया 9 वृत्त बनाए उसने, एक वर्गाकार कागज ले लिया, हम भी ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा इमेजिनरी काम है। एक वर्ग का कागज ले लिया, उसमें 9 वृत्त बनाए। भैया 9 वृत्त का मतलब सीधा सीधा ये है कि एक वृत्त यहाँ आएगा, एक वृत्त छोटा हो गया तो दूसरा यहाँ आएगा, बराबर है, बस थोड़ा सा मेरा भैया चित्र ऐसे। ठीक है, तीसरा वृत्त यहाँ आएगा, एक दूसरी लेयर यहाँ आएगी और एक तीसरी लेयर यहाँ आएगी, तीनों बराबर है। ठीक है, ये अगर आर है तो ये भी आर है, ये भी आर है, और ये भी आर है, ये भी आर है। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे बनेंगे। तो जैसा मैं देख पा रहा हूं कि 9 वृत्त बनेंगे, तो 9 वृत्त ऐसे बनेंगे कि 3 3 3, यानी कि एक साइड के पैरेलल 3 वृत्त, इस साइड के पैरेलल 3 वृत्त, इस साइड के पैरेलल 3 वृत्त। मेरे को यहाँ पे वृत्त का जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 1764। मेरे को वर्ग का क्षेत्रफल पता है क्या होता है, साइड स्क्वायर, यानी कि साइड स्क्वायर की वैल्यू मेरे को 1764 दी है। तो मेरी साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मुझे पता है 1764 जो होता है वो 42 का स्क्वायर होता है। 42 का स्क्वायर होता है तो साइड मेरी 42 आ गई। यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 जो ये सर्कल हैं भैया जी, अगर मैं इसकी आर आर ले लूं, इसको भी आर आर बोल दूं आपको समझाने के लिए, और यहाँ भी आर आर ले लूं, तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे पास 2 आर यहाँ से आएंगी, 2 आर यहाँ से आएंगी, 2 आर यहाँ से आएंगी। अगर ऐसे आएंगी तो यानी कि अगर मैं बात करूं तो एक साइड की वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाएगी 6 आर के। भाई 6 आर हो जाएंगी जुड़ के, 1 आर, 2 आर, 3 आर, 4 आर, 5 आर, 6 आर। 6 आर बराबर 42 के। तो अगर मैं सिंपल आर की बात करूं तो मेरे पास आर की वैल्यू कितनी आ जाती है, 7 आ जाती है। मेरे से एक वृत्त की परिधि पूछी है। परिधि मेरे को पता है क्या होता है भैया जी, परिधि जो होती है, अरे इरेजर कहां से आ गए, ये ले ले। ठीक है, मेरे को पता है परिधि क्या होती है, परिधि होती है भैया जी 2 पाई आर। अगर 2 पाई आर होती है और आर मेरे पास 7 आ चुकी है और एक वृत्त की परिधि पूछी है, तो सिंपल मैं एक डाल देता हूं। अगर मेरे से 9 की पूछ लेता तो मैं मल्टीप्लाई 9 कर देता। मेरे से अगर पूछ लेता सभी 9 वृत्तों की परिधि कितनी होगी तो मैं मल्टीप्लाई 9 कर देता, लेकिन मेरे से पूछा नहीं है तो मैं सिर्फ 2 पाई आर निकालूंगा। तो 2 पाई की वैल्यू मेरे को पता है 22/7 और आर की वैल्यू मेरे को पता है 7। 7 से 7 काट देंगे, 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 डायमंड वर्क का बहुत प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत प्यारा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा परेशान कर सकता है। अगर किसी ने इस टाइप का क्वेश्चन ना पढ़ा हो फ्रैक्शंस वाले तो उसको परेशान करेगा। क्वेश्चन ने बोला है कि एबीसी ने 3400 रुपए में एक नौकरी स्वीकार करी, यानी कि जो ए, बी और सी हैं तीनों मिलके जो है वो 3400 रुपए खाते हैं, मतलब काम करते हैं और फिर उसके बाद उसमें से बांट लेते हैं। अब उसने कहा कि ए और बी ने मिलकर 12/17 काम पूरा कर लिया। भाई ए और बी ने मिलकर 12/17 काम पूरा कर लिया।
बी और सी ने मिलकर 8/17 काम पूरा कर लिया। ठीक है, तो बी को कितना वेतन मिला? भाई यहाँ पे मेरे को टोटल वेतन निकालना भी है तो मेरे को बी निकालना पड़ेगा, मेरे को बी निकालना पड़ेगा। अब बी तो मैं नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं नीचे वाली जो संख्याएं हैं, क्योंकि ये टोटल वर्क का 12/17 है, तो ये भी टोटल वर्क है, और बाई चांस ये भी टोटल वर्क उस बराबर ही है। अगर ये बराबर नहीं होता तो मैं इन दोनों टोटल वर्क का एलसीएम लेता, जो कि इस वाली कंडीशन में 17 ही आ रहा, तो मेरे को वो करने की जरूरत नहीं है। अगला भी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि उस वाले प्रैक्टिस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमारा टोटल वर्क जो था वो सेम था, लेकिन इस वाले केस में वो टोटल वर्क अलग अलग है। सपोज मान के चले 17 और 21 होता, तो हम यहाँ पे एलसीएम लेके इनको बराबर करते। मेरे को यहाँ पे दिख रहा है भाई टोटल वर्क तो 17 है और 12 इसने कर लिया, 8 इसने कर लिया, तो मैं अगर बात करूं तो दोनों ने कुल मिला के 12 प्लस में 8 यानी कि 20 काम कर लिया। 17 तो टोटल ही काम है भाई, टोटल काम जो है वो 17 है, लेकिन ये दोनों तो मिलके 20 कर रहे हैं तीनों। मैंने बोला बी 2 बार काम कर रहा है, ये जो बी है यहाँ पे 2 बार काम कर रहा है, तो बी 2 बार काम कर रहा है तो उसका काम भी 2 बार ऐड हो रहा होगा। अगर मैं 20 में से 17 को घटा दूं तो मैंने बोला भैया ये जो 3 है ना ये 2 बार ऐड हो रहा है, इस चक्कर में ज्यादा काम कर पा रहे थे, मैंने इसका 3 निकाल दिया। यानी कि मेरे पास जो बी का टोटल वर्क में से काम आया वो 3 आया। मेरे से बी का ही वेतन पूछ रहा है, मेरे को 17 की वैल्यू दी है कितनी, टोटल वो कमाते हैं 3400, 3 की वैल्यू पूछ रहा है यानी कि 3400 बटे में 17 मल्टीप्लाई बाई 3, 17 दूनी 34 यानी कि 600 रुपए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। ये पीपीटी में जैसे ही आपकी क्लास अपलोड होती है वैसे आपको टेलीग्राम चैनल पे सोल्व मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम मिलते हैं, कोशिश करते हैं 8-9 बजे करीब क्लास आ जाए, लेकिन अगर नहीं आ पाती है तो फिर ये क्लास जो इंग्लिश वाली आएगी वो आपकी आएगी सुबह 11 बजे। ठीक है, चलिए मिलते हैं।